नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव की। इन निकाय चुनावों में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। हर वर्ग के लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर दिव्यांग, अपने शहर के विकास के लिए लोगों ने खूब वोटिंग की है। और अब बारी है परिणाम की। कल निकाय चुनाव के लिए नतीजे आएंगे। चुनाव से पहले की तरह अभी भी जीत हार को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। छोटी सरकार का सरदार कौन होगा, शहर की सरकार कौन बनाएगा, कौन जीत की बयार बहाएगा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज, ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। लेकिन 22 जून को इसका जवाब मिल जाएगा। दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन निकाय चुनावों में किसने बाजी मारी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में छोटी सरकार का सरदार कौन होगा, शहर की सरकार कौन बनाएगा, कौन जीत की बयार बहाएगा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज, ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। लेकिन 22 जून को इसका जवाब मिल जाएगा। दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर हरियाणा निकाय चुनाव में किसने बाजी मारी। 19 जून को 46 शहरों में हुए चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बारी नतीजों की है। लेकिन जीत और हार को लेकर जो बयानबाजी चुनाव होने से पहले हो रही है, वो अब भी बदस्तूर जारी है। नगर पालिका नगर परिषद की मतगणना होगी। शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है उसी प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से हमारी 46 स्थानों की छोटी सरकारें बनेंगी। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र का पर्व का ये एक हिस्सा जो कल पूर्ण होगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब वास्तव में एक उत्सव बन गया है। लोग बहुत आनंद के साथ उसमें हिस्सा लेते हैं। निकाय चुनाव के लिए कुल 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। बावल में सबसे अधिक 84.6% मतदान हुआ। भिवानी में 63.6% मतदान हुआ। झज्जर में 61.6% वोटिंग हुई। अंबाला में 68.6% मतदान हुआ। चरखी दादरी में 68.2% मतदान हुआ। फतेहाबाद में 77.4% वोटिंग हुई। गुरुग्राम में 79.04% वोटिंग हुई। यमुनानगर में 78.2% वोटिंग हुई। हिसार में 75.07% मतदान हुआ। जिंद में 70.2% मतदान हुआ। कैथल में 73.5% वोटिंग हुई। करनाल में 73.05% मतदान हुआ। कुरुक्षेत्र में 71.5% मतदान हुआ। महेंद्रगढ़ में 75.5% वोटिंग हुई। नूह में 75.6% मतदान हुआ। पलवल में 65.9% वोटिंग हुई। पंचकुला में 78.02% वोटिंग हुई और वहीं पानीपत में 69.3% मतदान हुआ। आपको बता दें कि जहां बीजेपी और जेजेपी ने ये चुनाव गठबंधन में अपने अपने सिंबल पर लड़ा, तो वहीं इनेलो और आप भी अपने अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कई नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। अब जीत के सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दाव में कितना दम है, ये कल बिल्कुल साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन कुछ और जानकारी आपको हम देते हैं इस निकाय चुनाव से जुड़ी कि किस तरीके से ये चुनाव हुआ, कब ये चुनाव संपन्न हुआ और अब कल क्योंकि मतगणना होनी है, इसका रिजल्ट आना है, इसको लेकर एक कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो 19 जून को मतदान हुआ था, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि 19 जून को वोट डाले गए थे इन निकाय चुनावों के लिए। 46 शहरों में ये मतदान हुआ है और मतगणना 22 जून को होगी, यानी कि कल रिजल्ट हम सबके सामने आ जाएगा। तो निकाय चुनाव की ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि किस तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर के
18 नगर परिषद ऐसे रहे जहां पर ये चुनाव हुआ और इसके साथ ही 28 नगर पालिकाओं में ये चुनाव हुआ है। और अगर 28 और 18 को हम मिला देते हैं तो ये बनता है 46 यानी कि 46, यानी कि कुल मिलाकर के 46 निकायों के चुनाव ये संपन्न हुए। यानी कि 46 शहरों में नगर निकाय के चुनाव 19 जून को हुए और अब इंतजार है मतगणना का। बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन में ये चुनाव लड़ा। हालांकि पहले दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बीजेपी की ओर से बात का ऐलान किया गया, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं, अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ही हम अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन में मिलकर ये चुनाव लड़ा और अपने अपने सिंबल पर ही ये चुनाव लड़ा, जबकि इनेलो और आम आदमी पार्टी ने भी सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। ये दोनों पार्टियां भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा पहले की तरह। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी सिंबल पर कभी चुनाव नहीं लड़ी है और कुछ ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हाथ जरूर आजमाया है। और ये वोटिंग प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं कि कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है और कहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ, कहां कम मतदान हुआ, ये भी यहां पर आपको हम इन आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। तो निकाय चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो निकाय चुनाव साल 2024 में होने विधानसभा चुनाव, साल 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उससे पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और जो कोई भी पार्टी, जो कोई भी गठबंधन इस चुनाव को जीतेगा, ये उम्मीद की जा रही है कि वो एक बढ़े हुए मनोबल के साथ 2024 के चुनावी मैदान में जाएगा। और इसीलिए अपनी अपनी जीत के दावे सभी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे वो गठबंधन की ओर से बीजेपी और जेजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या इनेलो। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदर खाने ये जरूर कह रही है कि जो भी उसके समर्थित उम्मीदवार हैं, सिंबल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है। हालांकि इस बात को कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सच ये है कि बहुत सारी जगह ऐसी भी रही जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनको नहीं कहा जाएगा क्योंकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्कर हैं, वो भी कई जगह इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन बाजी कौन मारेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपका हम परिचय आपसे कुछ देर के बाद कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन निकाय चुनावों में बाजी कौन मारेगा। हालांकि इसका जवाब कल हमें मिल जाएगा, कल तक इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ वंदना पोपरी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ टीना करमबीर जी हैं, इनेलो की ओर से हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से अभय जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वंदना पोपरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, जो कॉन्फिडेंस आपका चुनाव से पहले दिखाई पड़ रहा था, आपसे मतलब मेरा जो बीजेपी और जेजेपी के जो तमाम जो नेतागण हैं उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि हम इन निकाय चुनावों को जीतेंगे, और धनखड़ साहब तो कह रहे हैं कि हम 40 के 40 शहरों में हम जीतने वाले हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जो आपका बना हुआ है, यानी कि ये माना जाए कि जो कॉन्फिडेंस चुनाव से पहले आपका था, चुनाव क्योंकि अब संपन्न हो चुका है, नतीजों की बारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी में? जी बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहले लोकतंत्र का उत्सव होते हैं चुनाव, और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है तो अपने किए हुए कामों को लेकर जाती है और अपने जो वायदे होते हैं उनको लेकर जाती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से पहचान रही है, तभी दूसरी बार हमारे को यहाँ पर उन्होंने चुनकर भी भेजा है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब छोटी सरकार की बात होती है तो बात होती है कि लोकल मुद्दों की, तो लोकल मुद्दों में भी हम कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी पार्टी ने बहुत ही विश्वास के साथ इस चुनाव को लड़ा है। हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं इसमें जुड़े रहे, हम सिंबल पर भी गए और जेजेपी के साथ हमने गठबंधन में इस चुनाव को लड़ा है। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा नंबर, हम तकरीबन सभी सीट्स पर 95% to 100% जो है सभी सीट्स पर हम जीत कर आएंगे। उसके पीछे कारण मैं ये जरूर मानती हूँ कि हमारे काम थे कि हमने बहुत अच्छे से
निकाय लेवल पर भी काम किया है, हमने प्रदेश लेवल पर भी काम किए हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगी ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मोदी जी के नेतृत्व को देखा जाए तो पूरा विश्व उनके नेतृत्व को मानता है कि किस प्रकार से देश की गरिमा को वो बढ़ा रहे हैं, देश के गौरव को वो बढ़ा रहे हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हमारे जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है उस राह पर वो चल रहे हैं। और नॉन करप्शन जो वो लेकर चल रहे थे कि एक नॉन करप्शन जो सरकार होनी चाहिए, उस दिशा में वो चल रहे हैं। और साथ के साथ विकास के काम लगातार कराए जा रहे हैं। आज हमने सभी ने देखा कि किस प्रकार जब बच्चों में संशय था तो अग्निपथ योजना में भी उन्होंने गारंटी दी कि सभी जो बच्चे हैं उनको जॉब जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये एक जो मैं मानती हूँ मनोहरी सरकार है, जनता के लिए सोचने वाली सरकार है। तो ये सब लोकल लेवल पर भी कहीं ना कहीं लोग इस चीज को नोटिस करते हैं, इस चीज को मानते हैं, इसलिए हम इसको जीतने वाले हैं। और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण ये मानती हूँ कि अगर मैं सामने देखूं कंपटीशन में, कांग्रेस कहीं थी नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने अपने समर्थित जो लोग हैं उनको उतार रखा है। मैं कहीं नहीं की जगह बोलना चाहूंगी कि वो भाग गए चुनाव से। पहले क्या होता था, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए लोकल लेवल पर, तो हमेशा ये कह दिया जाता था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अलग दिशा में चलते थे, हुड्डा जी अलग दिशा में चलते थे। तो इसलिए क्या होता था कि ये कह दिया जाता था कि झगड़े से बचने के लिए ऐसे करो कि हम सिंबल पर लड़ते ही नहीं है। ये एक तरह की पिक्चर आया करती थी सामने। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भी हुड्डा जी के हाथ में भी कमान है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन से भागे तो वही बता देता है कि उनको डर है कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने गलत किया है, वो उस परिणाम से डरते हैं। आम आदमी पार्टी की बात मैं करूं तो आम आदमी पार्टी के जो एक कैंडिडेट थे समालखा से, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपना जो सपोर्ट है वो दूसरे कैंडिडेट को दे दिया। तो ये भी एक तरह से रणछोड़ पार्टी साबित हो रही है। पंजाब में बहुत बड़े बड़े वायदे कर आए थे, लेकिन पंजाब की इस समय क्या कंडीशन हो रही है वो हमें समझ आ रहा है। और जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो पहले तो बहुत सारे वायदे कर देते हैं, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री की पंजाब में सरकार बनेगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जैसे इलेक्शन जीतते हैं तो मोदी जी के पास चले जाते हैं कि पैसे दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं लौटूंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। टीना करमवीर जी, देखिए वैसे तो आप सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं है, इस बात का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। और बीजेपी के तो कई ऐसे प्रवक्ता हैं जो लगातार इस बात को सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई जब निकाय चुनाव पर आप डिबेट करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को आप क्यों बिठा रहे हैं, क्योंकि वो तो जब मैदान में नहीं है तो उनसे आप क्या सवाल जवाब करेंगे। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और इन निकाय चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है कि इन चुनावों से कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि आपके उम्मीदवार तो इसमें है नहीं, आपके समर्थित उम्मीदवार जरूर हैं चुनावी मैदान में, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जीतेगा वो आपका होगा। आप कहेंगे ये हमारा था, हमने इसको समर्थन दिया था, और जो हारेगा आप पल्ला झाड़ लेंगे। ऐसा होता भी है, इससे पहले भी हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस इससे पहले भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती थी। ये चुनाव जो है ये भाईचारे का चुनाव है। ये तो भाजपा समर्थित जो लोग हैं या प्रवक्ता महोदय जो बैठी हैं वो ये बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं ना कि भाई चुनाव से भाग रहे हैं। भाग कोई नहीं रहा, पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम भाग रहे होते तो अपने जो समर्थित है उनका समर्थन कैसे करते, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं निर्दलीय। अच्छा, दूसरी बात मैं उम्मीद बता दूं कि उम्मीद पूरी तरीके से है, क्योंकि हम लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं हमेशा और कांग्रेस पार्टी लगातार इन इश्यूज पर बात करती है। हम लोग भाजपा की तरह नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी कि सिर्फ चुनाव पे ध्यान देते हैं कि कैसे भी करके हमें सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। ये लोग सत्ता लालची हैं और सत्ता भोगी हैं और ये सोचते हैं कि भाई कैसे भी बाय हुक एंड क्रुक हमें बस इलेक्शन जीतना है। हमें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज अगर इनको मुद्दों से या इनको लोगों से, जनता से मतलब होता तो आज इस तरीके से, देखिए किस तरीके से ट्रेनें रोकी जा रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यूथ किस तरीके से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, देश की जनता कैसे सड़कों पर इन्होंने उतार दी है। तो और दूसरी बात, मैं वंदना जी को एक चीज बता दूं कि ये लोग विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। इनको मैं बता दूं कि विश्व गुरु बनने की बजाय विश्व गुरु बन गया है भारत। भारत की जिस तरीके से थूथू हुई है, आपकी प्रवक्ता को कौन नहीं जानता, अब तो पूरा देश का विश्व जानता है।
तो आप अपनी प्रवक्ता ने जिस तरीके से भारत की छवि को खराब किया है, तो आप विश्व गुरु का सपना जो देखा है वो तो आप भूल ही जाइए कि आपके राज्य में तो विश्व गुरु बनने से रहा भारत। और दूसरी बात, मैं अगर कांग्रेस पार्टी की बताऊं तो कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों पर रही है, अग्निपथ को जिस तरीके से, क्योंकि अगर ये स्थानीय निकाय चुनाव में अगर ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम लोग यूथ के साथ हैं, हम लोग जनता के साथ हैं। ये लोग तो क्या करते हैं, इनके राज्य में कब बिजली, सड़कें, पानी कब कम मिला, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर फोकस रहते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ, मैं जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ कि इनका इशू, इनका मेन मोटिव, क्योंकि इनको सिर्फ जो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त, लेकिन देश का युवा ही। ठीक है टीना जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन सवाल ये भी है, देखिए सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि अगर आपके पास इतने सारे मुद्दे थे, इतने सारे इश्यूज अगर आपके पास थे, तो आपको अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में आना चाहिए था और आप इस गठबंधन को टक्कर दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भय आपको भी था। अब मुद्दे आपके पास है, इसके बावजूद अगर चुनाव में आप नहीं लड़ रहे, चुनावी मैदान में आप सीधे तौर पर नहीं है, तो ये सवाल बता चुकी हूँ जी, इससे पहले भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये भाईचारा नहीं, लेकिन फिर माहौल क्यों बनाया? नहीं टीना जी, फिर वही सवाल है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक मैं कई सवाल आपसे पूछ सकता हूं, लेकिन उससे समय खराब होगा। टीना जी, आपने माहौल बनाया है ना, कई बार हमने देखा 10 से 12 दिन आपने लगा दिए इसमें कि कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं कितनी बैठकें कर ली कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, बैठक में फैसला करेंगे, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 बात, नहीं लड़ेंगे, जो पहले नहीं लड़े, बस बात खत्म हो गई। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। रेणु जी, अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है तो ये कहा जा रहा है कि इनेलो पार्टी अच्छा कर सकती है, ये उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन ये कह रहा है कि हमारे सामने कोई है ही नहीं टक्कर में। अमित जी देखिए जी, सबसे पहले तो अभी सभी का भाग्य मशीनों में बंद हो चुका है और कल उसका रिजल्ट आएगा, वो निकलेगा। अभी आरोप प्रत्यारोप का तो ये समय नहीं है, क्योंकि जनता अपना फैसला दे चुकी है, लेकिन वो फैसला डिक्लेयर होना बाकी है, जो कल डिक्लेयर हो जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद और भरोसा है कि जिस प्रकार से जनता ने इन सरकार के कार्यकलापों को देखा है, कांग्रेस बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। आपने सही कहा टीना बहन को कि कांग्रेस तो चुनाव मैदान में है ही नहीं, उसने चुनाव छोड़ दिया, और चुनाव छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन इनका यही था कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो दूसरे वाला ग्रुप उसको हराने का काम करेगा, और अपमान सहने से अच्छा है कि इस चुनाव को ही छोड़ दे, और जो जीतेगा तो फिर उसमें कोई मिलेगा तो उसको पकड़ लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कह देंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात मैं करूं आप पार्टी की, हमारे साथी को हम सुनेंगे भी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप पार्टी का हरियाणा प्रदेश में अभी फिलहाल कोई जनाधार नहीं है, तो इसमें कोई संशय नहीं कि इन चुनाव में यदि कहीं मुकाबला है तो गठबंधन सरकार और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही ये सही मायने में चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्हीं का इसमें मुकाबला। अच्छा देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा अमित जी, बिल्कुल सच्चाई जो है कि हमारी पार्टी का एक ही एमएलए हुआ करता था, और उसके बावजूद भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारे जो वर्कर का हौसला है, विश्वास है, उसके आधार पर आज हम प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 18 नगर परिषद है, 18 नगर परिषदों में से सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो 16 नगर परिषदों पर चुनाव अपने निशान के ऊपर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी भी केवल 14 पर लड़ रही है और जेजेपी 4 पर ही लड़ रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बड़ी मजबूती के साथ इन चुनाव को लड़ रही है। और जो गठबंधन सरकार है, जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार ने जन विरोधी कार्यों को अंजाम दिया, अनेकों कार्य गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज शहरों का इतना बुरा हाल मचा हुआ है, सड़कों की जगह सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है, और तो और इतना भ्रष्टाचार नगर निगमों में है, छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को बड़ी लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, और बगैर कुछ रिश्वत और सेवा किए वो काम भी पूरे नहीं होते। मेरा ऐसा मानना है कि जनता ने जरूर इस गठबंधन सरकार के विरोध में वोटिंग की है, और इस चुनाव में गठबंधन सरकार को ये पता लग जाएगा कि उनकी लोकप्रियता आज हरियाणा प्रदेश में कितनी बची हुई है, और इनको कुछ भी इसमें मिलने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अमित जी, आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, जिस प्रकार से इलेक्शन में उतरने से पहले इस गठबंधन के बीच में जो मन मुटाव, झगड़ा और विवाद देखने को मिला, और जिस प्रकार से इन्होंने पहले गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात की, फिर उसका कितना असर पड़ा वो तो हम देख लेंगे, वो तो कल पता चल ही जाएगा उसका कितना असर पड़ा। अगर आपको ऐसा लग रहा है वाकई में कि भाई गठबंधन में चुनाव तो लड़े लेकिन तालमेल ठीक नहीं था, तो ये तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन अभय जी,
अभय जी, हाँ, अगर रेणु साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप तो ना 3 में ना 13 में, आप कहीं नहीं है चुनाव में, और सीधा मुकाबला उनका ये कहना है कि गठबंधन और इन्हें लोग पार्टी के बीच में ये, भाई एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि आप 2024 में सरकार बनाएंगे हरियाणा में, लेकिन निकाह चुनाव से यहीं से जमीन आपकी तैयार होगी, लेकिन रेणु साहब की बात में अगर थोड़ा भी दम है तो ये तो फिर आपके लिए चिंता का विषय है। देखिए, तीनों प्रवक्ता ने भी कहा जी, सबको अपनी बात कहने का अधिकार। अभी आपने जो बात की कि इंडियन नेशनल लोकदल कह रहा है कि भाई हम कहीं नहीं है, वो ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे, ये लोग अफसर की पॉलिटिक्स करते हैं, मौके का पॉलिटिक्स करते हैं, इनको आम जनता को लेना नहीं है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल वाकई ही आम जनता के हित में होती तो वो बीजेपी के समर्थक राज्यसभा के उन्होंने दिया। और आपने देखा कि जब बीजेपी समर्थक सांसद बनते हैं तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के घर जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तीनों पार्टी अलग अलग पहलू हैं। आप अगर हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में आप पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर डिपार्टमेंट में अव्यवस्था चरम सीमा पर। अबे जी, आप थोड़ा सा नजदीक से बोलिए, आपकी आवाज आपके ब्रेक हो रही है बीच बीच में ना, आप थोड़ा सा नजदीक से बोलिए। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, बोलिए अभय जी। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हर डिपार्टमेंट में अव्यवस्था चरम सीमा पर है। मैं आपको एग्जाम्पल देना कि अपनी बात सुझाना चाहूंगा। अनिल विज जी जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनको अशोक खेम का सियासत रोज कराने के लिए सब थाना जाना पड़ता है। जो गृह मंत्री जिसके अंदर पुलिस है, वो एक आयोग अफसर की ऐसा रोज कराने के लिए सब थाने जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे उनका वक्त मत मुताव है मुख्यमंत्री जी। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए अभय जी, मुझे आप ईमानदारी से एक बात बताइए। देखिए, ये सब बातें तो ठीक है, इससे पहले भी ये सब बातें आपने की मुझे, लेकिन ईमानदारी के साथ एक बात बताइए, क्योंकि अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है और देखिए आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये आपको भी पता होगा, इतना आभास हो जाता है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थिति के बारे में पता चल जाता है। आपका आकलन क्या है? आम आदमी पार्टी को आप कहां देख पा रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा इन चुनावों में? सर मैं वही आ रहा था, इसी बात पे आ रहा था। हाँ, बताइए कि इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव जैसा भी पूरे हरियाणा में लड़ रही, मुझे मालूम है कांग्रेस अभी सिंबल पर नहीं लड़ रही। अगर पूरे हरियाणा में 46 नगर परिषद नगर पालिका में चुनाव हुआ है तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट है, जहाँ बीजेपी कैंडिडेट है वहां से। मतलब स्पष्ट रूप से पूरे 46 के नगर पालिका नगर परिषद के अंदर सीधा मुकाबला अगर कहीं पर था तो आप आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही था। अब मैं जो आप कह रहे हैं कि हम कहाँ नजर आ रहे हैं, आप अगर कहीं पूछें तो हम जो चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े हैं और हम बदलाव की बात करते हैं। अब पसंद आ गई कल क्या होगा, तो देखो ये कहना बड़ा टफ है कि कल क्या होगा, पर ये बात स्पष्ट है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी आ गई है, बदलाव की शुरुआत हो गई है। और आप पाएंगे कल रिजल्ट के बाद हो सकता है कि हमारे जैसे बीजेपी वाले क्या नहीं हो सकता, सर अपने बात क्लेम करेंगे, वो मैं नहीं कहूंगा, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, हमने कभी गोलमाल नहीं चला। और बीजेपी ने सिविल पार्टी ने हमारे प्रत्याशी को प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर हर प्रयास किया गया है कि ताकि आम आदमी पार्टी का चुनाव बढ़ पाए, न जीत पाए। परंतु आप ये बात यकीन करेंगे पूरे हरियाणा में हर जगह आम आदमी पार्टी का ऐसे शुरुआत है। हम जो आप कह रहे हैं तो कब पता लगेगा, परंतु बदलाव शुरुआत हुआ है। जितने कैंडिडेट हम लोगों ने अप्रोच, हमारी पार्टी के लोगों ने अप्रोच करा कि हमें चिट्ठीगर दे दीजिए, हम संबोधित कर रहे हैं सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में ठीक है अभय जी मैं लौटता हूं आपके पास। देखिए वंदा पोबली जी, अगर अभय जी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और ये निकाय चुनाव से ही ये शुरू हो चुकी है, तो अगर इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो चिंता का विषय तो आपके लिए है, क्योंकि पार्टी तो नहीं, सत्ता में तो आपकी पार्टी है ना, गठबंधन है सत्ता में, तो बीजेपी जेजेपी दोनों के लिए नुकसान है। क्या हो सकता है जी? अमित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है कि दो स्टेट्स में इनकी सरकार है और दोनों के दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है।
और इनके जो मुखिया हैं केजरीवाल, वो उनके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर ये बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, वो यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को, देखिए ये तरीका सही नहीं है। आपने बहुत लंबी देर तक बात करी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को थोड़ी तकलीफ सुनते ही नहीं, वंदना पब्लिक सुन लीजिए, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं अभय जी को मैं, अभय जी बीच में नहीं बोलते, अगर वो कुछ कह रहे सुन लेते एक बार वंदना पब्लिक जी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ अभय जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करके ही आए थे दिल्ली में भी। लोकपाल की बात की थी इन्होंने, लोकपाल कब लेकर आ रहे हैं उसका जवाब जरूर दें। राज्यसभा में सीटें बेचने का जो आरोप है वो ना कांग्रेस ने लगाया, ना बीजेपी ने लगाया, ना एनएलडी ने लगाया, इनके अपने ही साथियों ने लगाया था। उसका जवाब भी मुझे जरूर दें। और ये कह रहे हैं कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, मतलब झूठ पे जो राजनीति की जा सकती है, उस बदलाव की शुरुआत जरूर हुई है। तो बच्चों की कसम खाकर कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, ये कौन कर रहा है? इनके पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। तो ये हम लगातार से देख रहे थे कि केजरीवाल जी कहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है कि मैं इतना पैसा ले आऊंगा और पंजाब में हम ऐसे करके करप्शन मिटाकर पैसा ले आएंगे और सभी विमेन है उनको पैसा हम देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, जीते सीधा पहुंच गए मोदी जी के पास कि पैसे दे दीजिए। तो ये झूठ बोलने की राजनीति का बदलाव जरूर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं इनकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता इन पे जरा भी ध्यान देगी। हरियाणा की जनता मार्शल कौम है, उनको मालूम है फ्री के चक्कर में नहीं आना, उनके झूठों को अच्छे से जानती है। हरियाणा का लाल कहकर किस तरह से एसवाइल पर अपना स्टैंड ये देते हैं कि एसवाइल का जो पानी है वो पंजाब के लिए है, एसवाइल डेड इशू है, इनके प्रवक्ता ही चैनल पर बोलते रहे। तो ये, और चंडीगढ़ पे इनका क्या स्टैंड रहा है ये सभी ने देखा है। दूसरी बात, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस भाग नहीं रही है, इलेक्शन से वो भागी नहीं। मैं किरण चौधरी जी का एक बयान कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से भागना नहीं चाहिए। ये वंदना पोपली प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, किरण चौधरी बोल रही है, कांग्रेस नेता, कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से भागना नहीं चाहिए। आपकी नेता बोल रही है, उनको आप बताइए भागे या नहीं भागे। दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव पर ध्यान देती है, नहीं ध्यान देना चाहिए। अगर हमने काम करवाया है, लोगों के लिए काम कराया, तो चुनाव पर ध्यान देंगे। अगर काम नहीं करवाया तो सर्टेनली हमें जनता बार बार नहीं चुनेगी। अगर आपको लगता है कि ये जनता का ध्यान नहीं दे रहे और चुनाव पर ध्यान देकर जीत कर आ जाते, तो 70 साल से आप ऐसे ही जीते थे। हम तो वही काम करके, हमने परफॉर्मेंस दी, हमने राजनीति नहीं करी है, हम परफॉर्मेंस देकर आए हैं। और आप कहते हैं ना कि विश्व गुरु की जगह विश्व गुरु, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने भारत देश के लिए बोलते हैं, और ये विश्व अमन कौन करता है? आपके राहुल गांधी लंदन में जाकर कि कैरोसिन बिखरा हुआ एक माचिस की तीली की जरूरत है, ये कौन बोलता है? ये आपके लीडर बोलते हैं बार बार अलग अलग जगह पर जाकर। ये विश्व गुरु बनने की कगार हो सकता था, लेकिन सौभाग्य है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। आप इतनी कोशिश कर लीजिए, ईडी से बचने की कोशिश कर लीजिए, बच्चों को भड़काने की कोशिश कर लीजिए, लोगों को भड़काने की कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, एनएलडी के प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, हम 16 सीट पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल वो प्रसन्न हो सकते हैं इसी बात पे, लेकिन गठबंधन है तो हम सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, इसमें पार्टी की बात नहीं है। जब गठबंधन में सरकार चल रही है और हमने गठबंधन में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो आप कल देखेंगे, रिजल्ट बोलेंगे अपने मुंह से कि किस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे फिर से अपना विश्वास जताया। ठीक है, टीना जी बोलिए। जी देखिए, जिस तरीके से केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर रही है, और ये यहाँ बैठकर ऐसे बोल रही हैं, इनको बोलते हुए खुद शर्म महसूस होनी चाहिए कि इनको ये आप यूथ जो है, युवा जो है, वो किस तरीके से कैरोसिन छिड़क के। मैडम शायद आप न्यूज नहीं देखती हैं या फिर में तकलीफ है कि मैंने चुनाव के खिलाफ बोलेंगी तो मैं बोलूंगी जरूर। चुनाव पर या टीवी पे व्यस्त रहते आप देखिए कि किस तरीके से यूथ जो है वो कैसे कैरोसिन छिड़क कर मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आप उनको नौकरी देने की बजाय उनको झांसा दे रहे हैं अग्निवीर बनाने का, और यहाँ पर बैठकर आप ऐसे बोल। और दूसरा, रही बात आपके चुनाव को, मैं बता दूं कि जब एक बार कह दिया कि वही सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बार बार उसी बात को क्यों गा रही हैं आप? ये देखिए कि देश की जनता और प्रदेश की जनता इस समय कांग्रेस की तरफ देख रही है। जी, अगर आपका काम अगर इतना ही अच्छा होता तो अब आपको सबक मिल जाएगा,
और 2024 में भी आपको सबक मिल जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना काम किया। आपको तो मिल चुका है ना, सड़कों पर आप आ नहीं रहे चुनाव में। सिर्फ चुनाव की समय से आपने कौन से जनता के मुद्दे उठाए भाई? आपने नोटबंदी ला दी, तब सड़कों पर खड़ा कर दिया, जीएसटी ला दी, व्यापारियों का देख लीजिए कि क्या हाल कर दिया है आपने। और सबसे बड़ी बात, ये जो भाजपा शासन में सबसे ज्यादा गरीबों को इन्होंने गरीब कर दिया है और अमीरों को इन्होंने और अमीर कर दिया है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, क्योंकि ये सिर्फ अडानी अंबानी की जेबें भर रही हैं। और जेबें किसकी खाली कर रही हैं? देश की जनता की खाली कर रही हैं, प्रदेश की जनता की खाली कर रही हैं। और फिर यहाँ आकर जिस तरीके से ये बड़े बड़े, क्योंकि ये लोग जुमलेबाज सरकार है, और ये जुमलेबाजी, क्योंकि अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक जुमला फेंक दिया। लेकिन इस बार यूथ जो है, युवा, वोट सबसे ज्यादा उस समय किसने दिया? कमल का। अब उनको लग रहा है कि कमल का फूल, और आप उनकी टीना जी और आप युवाओं को भड़का रहे हैं ये बात बार बार बोलकर। बिल्कुल नहीं भड़का रहे। नहीं, आप बार बार इस बात को बोलकर क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, भाई सरकार बार बार उसको क्लैरिफाई कर रही है। नहीं, तीनों सेनाओं के प्रमुख उसको क्लैरिफाई कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जानकारी दी जा रही है, बार बार बताया जा रहा है। नहीं, तो जो आग पहले लगी हुई है, आप उसमें आग में घी क्यों डाल रहे हैं? आप उसमें और छोंक क्यों लगा रहे हैं? गलत बात है ना ये। देखिए इस समय एक भी भाई आप इस देश की जानी मानी और एक अच्छी एक बड़ी पार्टी है आप, नहीं आती तो आपकी एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आपकी जो भूमिका उसमें होनी चाहिए, क्या वो ठीक से आप निभा पा रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी जी ने लेटर, देखिए वो बीमार थी, अस्वस्थ थी, फिर भी उन्होंने लेटर जारी किया कि किसी भी व्यक्ति को हिंसा के वो बिल्कुल अगेंस्ट है, और उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये देश का पैसा लगा हुआ है। और अगर राजनीतिक पार्टी आगे नहीं आती तो यूथ जो है वो भड़का हुआ था और उग्र था, तो वो रोका गया है एक तरीके से। तो हम लोग भड़का नहीं रहे। अगर हम लोग भड़का रहे होते तो हम पक्ष में, हम इस समय सरकार में होते, सत्ता में होते। इन लोगों ने स्कीम और नीति ऐसी बनाई है, ये दमनकारी नीतियां ऐसी लेके आए हैं क्योंकि इनका कोई भी ऐसा फैसला नहीं था जिसे जनता ने सराहा हो। हर एक फैसले को इन नकारा है। ये तो जबरदस्ती थोप रहे हैं क्योंकि अभी ये सरकार में है। अब सरकार में है तो ये भी अपनी तानाशाही सरकार है, ये चलाएगी और जोर जबरदस्ती करेगी। और जनता क्या करे? जनता के पास कोई, क्योंकि इसीलिए विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है और ये विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष इस बार बिल्कुल नहीं दबेगा और 2024 में इनको उखाड़ फेंकेगा, इनको बाहर निकाल देगा। चलिए, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि जो भी नेता ऐसी बातें बोले उसका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। वंदना पोपली जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे रेणु साहब के पास जाना है। जी अमित जी, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे तो अभी आपने जो इनसे प्रश्न पूछा था कि ये भड़का रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम भड़का नहीं रहे, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था। लेकिन अगर आप इनको सुने, थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि युवा अपने ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क रहा है। क्या कोई ऐसा इवेंट कोई आपके सामने आया था? ये इवेंट, ये चीज बोलने का क्या मतलब है? एक मिनट रुकिए ना, टीना जी आपको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। वैसे मुझे लग रहा है हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ये मुद्दा हमारा है नहीं आज का। नोटबंदी, जीएसटी और ये सब बता रही है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ कि मुद्दे पर आइए, कृपया मुद्दे पर आइए। ठीक, चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। रेणु साहब आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं किसी भी प्रवक्ता की बात अच्छे से नहीं सुन पाया। सभी की बात, आवाज जो ना कट कट के मेरे को आ रही है। मुझे लगता है रेणु साहब आपने सही किया नहीं सुना था, क्योंकि मुद्दे पर कोई बोल ही नहीं रहा था, वो दोनों भटक गए। बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर लेकर आया हूं मैं। हाँ, अग्निपथ पर चले गए थे, वो बड़ा लंबा मुद्दा है। हाँ, और यहाँ उठाएंगे तो उसी पे वार्ता खत्म हो जाएगी। हाँ, बोलिए। तो मैं बताना चाहूंगा आपको अमित जी, जिस प्रकार से गठबंधन में मेरी बात वहां रुकी थी कि कभी इन्होंने गठबंधन किया, कभी तोड़ा और फिर दोबारा से किया और फिर लड़े। और इस दौरान कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी अलग अलग पार्टियों द्वारा कर दी गई थी। आज वो जो कैंडिडेट उतार दिए गए थे, वो लगभग कैंडिडेट सारे आमने सामने हैं। और जिस प्रकार से जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी की वीडियो मैंने सुनी थी, इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के हमारे जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष थे, बीजेपी के, जो इनका विवाद हम सुन रहे हैं अलग अलग वीडियो के ऊपर, ये सारे आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है अमित जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सहयोगी जेजेपी है। भारतीय जनता पार्टी ने ही छदम किया हुआ है जेजेपी के साथ, हर जगह निर्दलीय को साथ समर्थन दिया हुआ है और इन्होंने अपने निर्दलीय सभी जगह, और यहाँ तक कि शाहबाद की विजय जी, फिर मेरा वही सवाल हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि आपको चिंता गठबंधन की है या आपको अपनी चिंता है?
कि आप कितने शहरों में आप जीत रहे हैं, कहाँ आप जीत हासिल कर रहे हैं, वहां से आपकी क्या उम्मीदें हैं, जहां आप जीत की उम्मीद कर रहे थे वहां जीत भी पा रहे हैं या नहीं जीत पा रहे हैं, जहां आपको हार की उम्मीद थी क्या वहां आप उस हार को जीत में तब्दील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको फोकस इस पर होना चाहिए या गठबंधन में क्या कुछ हो रहा था या क्या कुछ अब हो रहा है उस पर आपका फोकस है? हाँ बिल्कुल अमित जी, ये जो गठबंधन के आपस की फूट, आपस का झगड़ा, इनकी गलत नीतियां, वही तो हमारे को जिताने जा रही है ना। हम जीत रहे हैं और इनसे ज्यादा सीटें हम जीत करके आएंगे, ये आप देख लेना। ये गठबंधन सरकार से ज्यादा सीटें हमारी होंगी नगर परिषद की और नगर पालिकाओं में, ये सत्य है। और इनके मैं यही कह रहा हूं कि इनका जो इन्होंने प्रदेश में इनके क्रियाकलाप रहे हैं, उनके कारण प्रदेश की जनता, मुझे ऐसी उम्मीद, भरोसा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन सरकार को पूर्ण रूप से इन चुनाव में नकारने जा रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को काफी फायदा, पहले की अपेक्षा काफी फायदा इन चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को होगा। और दूसरी बात यदि मैं आप वालों की करूं, आप वाले हमारे अभय जैन साहब बैठे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इनके कई उम्मीदवार तो चुनाव से 3 दिन पहले मैदान छोड़ करके भाग गए। मजबूत उम्मीदवार जिनको माना था वो भी चुनाव मैदान छोड़ करके भाग गए और उन्होंने अपना समर्थन दूसरों को देने का भी काम किया है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कांग्रेस यहाँ चुनाव मैदान में है ही नहीं। गठबंधन के जो क्रियाकलाप है वो जनता के सामने है, इनका आपस का झगड़ा है। आप पार्टी अभी हरियाणा प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही। और इसका मतलब अब ये हुआ कि शहर की सरकार इनेलो पार्टी बनाने जा रही है, आप ये कह रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शहर की सरकार में सबसे मजबूत पार्टी बनकर के उभरने जा रही है। चलिए, अच्छी बात है। अभय जी, हाँ बोलिए आप बोलिए। सर अभी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सबसे जो बड़ी सबसे बड़ी जो वो है ईमानदारी। नहीं, इनेलो शहर की सरकार बना रही है, इनेलो छोटी सरकार बना रही है, क्या आम आदमी पार्टी बना पा रही है, नहीं बना पा रही है, बताइए ना आप। सर सपने लेने का तो हर एक को अधिकार है, सपने लेने का तो मैं अरे तो कम से कम वो बोल तो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, आप भी तो बताइए ना कुछ। सर वो तो कल पता लग जाएगा शाम को। हम तो नहीं कह रहे कि हमारे सारे काउंसलर आ रहे हैं, सारे चेयरपर्सन आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बदलाव की शुरुआत। तो मुझे आपका मनोबल डाउन क्यों लग रहा है अभय जी? जो आज से 4-5 दिन पहले जो मैं आपका कॉन्फिडेंस देख पा रहा था, वो कॉन्फिडेंस मुझे लो लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ रहा है। हरियाणा में आप देखेंगे 24 तक वो पूरा नजर आएगा। मैंने पहले दिन से हमेशा कहा है कि हम लोग चुनाव लड़ा है, पूरी ताकत से, पूरे संघर्ष के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। मैं भी वो बताना चाह रहा था आपको, वंदना पोपली जी ने अभी एक बात कही बीजेपी प्रवक्ता ने कि पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेल में। क्या आपने कभी सुना है कि रूलिंग पार्टी ने अपने मंत्री को खिलाफ कार्रवाई करी हो और भ्रष्टाचार के आरोप में करी हो? ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप ये ना कहें कि हमारा मंत्री हमें खुद अरेस्ट करा है और आप बीजेपी के साथ क्या हो रहा है, उनके आरोप शुद्ध नजर आ रहे हैं तो भी वो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। तो बड़ा ईमानदार कौन हुआ सर, मुझे बताइए आप। तो जब जाहिर है, यही कारण है कि पंजाब में आम जनता ने हमारे को समर्थन दिया और हम पूरी तरह है। और आप देखेंगे 14-24 में अगर आप हरियाणा जब चुनाव होगा आप महसूस करेंगे। अभी हमारे को यही कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में हर जगह हमारे को बहुत बड़ा समर्थन मिलता है, आम जनता का हमें प्यार मिल रहा है। हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें आम जनता की जरूरत है, आम आदमी के प्यार की जरूरत है, आम आदमी के समर्थन की जरूरत है, जो बड़ी मात्रा में मिल रहा है। आपने कभी सुना है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके रोहतक के, वो नीचे बैठे हैं, मंत्री जी ऊपर बैठे हैं, जहाँ से सांसद है वो नीचे बेचारा बैठा कह रहा है भाई मुझे बुला लो। जो गुड़गांव के सांसद हैं वो कह रहे हैं भाई आपने बीजेपी का कार्यालय तो बना लिया, परंतु गुड़गांव में अस्पताल भी बना दो। इनके सारे सांसद नाराज हैं, इनकी सांसद की बात कर रहा हूँ मैं इनके जो होम मिनिस्टर हैं वो उनके मुख्यमंत्री जी की आपको नहीं बनती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अव्यवस्था और भ्रष्टाचार हरियाणा में चरम सीमा। अपने चीफ इंजीनियर कोई अरेस्ट कब करते हैं जब उनके बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जब देखते हैं कोई चारा नहीं बचा है कब अरेस्ट करते हैं। और रोहतक के फरीदाबाद के अंदर जब देखते हैं कि सारी बातें पोल खुल गई, बिना काम करे 200 करोड़ रुपए दे देते हैं। कहीं सुना कभी आपने? कहीं पर ऐसा नहीं सुना। आम जनता जो है, आप भी मीडिया में आप पूरे दिन देखते हैं, आप मुझे बताइए कहीं डेवलपमेंट की बात करी इन्होंने कि हरियाणा में हमने डेवलपमेंट कर दिया इसलिए वोट में वोट दो?
ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने में एक्सपर्ट हैं, कि जानते हैं कि लोगों को मीठी मीठी गोलियां दे दो। अरे वो संकल्प पत्र लेकर आए थे सर, अभय जैन जी वो संकल्प पत्र लेकर आए थे, रोड मैप दिया है उन्होंने। संकल्प पत्र में इन्होंने सर हम भी अपना मैनिफेस्टो लेके आए, हमने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे। संकल्प पत्र तो पूरा नहीं होता ना, तो जुमला होता है सर इनका। नहीं तो फिर तो ये बात तो फिर आप तो कोई फिट बैठेगी ना, अगर आपको नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि संकल्प पत्र जुमला होता है, संकल्प पत्र का कोई मतलब नहीं होता, वो जुमला होता है, आप अगर ये कह रहे हैं तो अगर आपने भी कोई ऐसा पत्र जारी किया तो इसका मतलब वो भी जुमला है, उसका भी कोई मायने नहीं। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं। दिल्ली भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़के दिखाएंगे आप। पंजाब में अभी मेरी बहन ने कहा कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ। आप पंजाब में आप देखेंगे कि जल्दी आपको बदलाव नजर आएगा। भ्रष्टाचार आप वहां किसी आदमी से पूछ लीजिए, भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी नकेल लगी है। शुरुआत हुई है भ्रष्टाचार के खत्म करने। पहले बीजेपी, कांग्रेस सब लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं। 70 साल भी अगर देश की व्यवस्था बिगड़ रही है, आम आदमी तराई कर रहा है। सबसे ज्यादा सर अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर है, पूरे भारत के अंदर। आम आदमी अपने ऊपर ढूंढ रहा है, हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। देखिए वंदना पोपली जी, ये बात तो सही है कि करप्शन एक मुद्दा है, ये बात आप मानिए मत मानिए, लेकिन करप्शन एक मुद्दा है। फरीदाबाद में किस तरीके से नगर निगम में एक बड़ा मामला सामने आया, हालांकि बात सही है कि भाई अगर कोई मामला सामने आ रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी इस पर काबू पाना ये प्राथमिकता होनी चाहिए ना। बिल्कुल, करप्शन अगर कहीं पर भी होता है तो उस पर काबू पाना हमारी प्राथमिकता है। आप देखेंगे कि हमने डिजिटल सेवाएं लेकर आए कि अगर कोई भी छोटे मोटे काम है जिसको आप डिजिटली करा सकते हैं तो उसके लिए आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जब चक्कर नहीं काटेंगे, आप अपने आप उसको अप्लाई करके अपने आप से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। CRC सेंटर बनाए गए ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, अधिकारियों के आसपास नहीं जाना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग अगर आ जाते हैं, अधिकारियों पर अगर हमारा अगर कंट्रोल नहीं है इस तरह के अधिकारियों पर, तो वो इस तरह का कुछ काम कर देते हैं तो बाद में एक्शन ले लिया जाएगा। अगर लगता है कि कोई पकड़ा गया है, कोई करप्शन कर रहा है, तो उस पर एक्शन तुरंत लिया जाएगा और कार्यवाही की जाती है। अभी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि करप्शन की बात पर वो कह रहे थे कि ऐसी कोई सरकार देखी जिसने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को पकड़वा दिया। तो जो मैं ये कह रही हूँ कि पकड़े जाने तक तो आप साथ देते हो, कि जब तक करप्शन कर रहे हो और पकड़े नहीं जा रहे हो तब तक तो आप साथ देते हो, और जब पकड़ा जाता है तो आप छोड़ देते हो। अब सत्येंद्र जैन जी को लेकर भी कुछ बोल दीजिए, क्या कारण है कि उसके फेवर में आप अभी भी खड़े हैं? याददाश्त चली गई बेचारे की, तो उसका क्या कारण है वो भी बता दीजिए, और उनके फेवर में क्यों खड़े हैं वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो ये एक चीज और आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी के या किसी और आपने कहा कि किसी पर करप्शन केसेस पर करप्शन केसेस क्यों नहीं लगाए गए? जब करप्शन करा नहीं तो केसेस क्यों लगेंगे? आपको मालूम है राहुल गांधी ईडी के चक्कर जिस केस में काट रहे हैं वो करप्शन, वो जो केस है वो किसने डाला था? 2012 में डाला था भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो उन्होंने डाला था। अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो कोर्ट में जाइए। चैनल पर बैठ के शोर मचाना और हमने जी पकड़ लिया, अरे पकड़ा गया तो पकड़ोगे ही, छोड़ोगे कैसे? सबके सामने आ गया, उसको कैसे छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे तो हम पकड़ लेंगे। भ्रष्टाचारी किसी को बख्शेंगे नहीं। और एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो कांग्रेस की प्रवक्ता है पूरे के पूरे विषय से भटक गई, नेशनल विषय पे चली गई, वो भूल गई कि निकाय चुनाव का विषय चल रहा है। बस इतना बता दें कि उनके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कौन कौन से हैं। मैंने सुना कुछ भाग लिए, कुछ का समर्थन दिया था, कुछ भाग लिए, कुछ टिके हुए हैं। अब उसमें जो जीतेंगे वो अपने बना लेंगे, जो हारेंगे उनको छोड़ देंगे। तो ये अच्छा तरीका है कि किसी तरह से अपने आप दिखा दे कि हम कुछ बचे खुचे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस इन चुनावों से भागी थी, ये इनके अपने नेता कहते हैं। ये चाहे कितना चिढ़ ले इस बात से, कितना परेशान हो ले, ये कह रही थी कि बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम जो है इलेक्शन से भाग गए। हम तो कह ही नहीं रहे जी, आपके नेता कह रहे। रणदीप सुरजेवाला वंदना पोपली जी, कांग्रेस पार्टी तो कभी निकाय चुनाव लड़ी नहीं है ना सिंबल पर, तो चुनावों से इसको भागना कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बार बार इस बात को, ये बात सही है कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए था, सिंबल पर लड़ते, क्यों, किस बात का डर था, क्यों भाग रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो बात सही है कि वो परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की कि निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती है, तो इस बार भी ऐसा ही किया। आपने भी अभी इसी विषय को उठाया कि अगर इनके नेता पहले से बात नहीं उठाते, उन्होंने कहा कि
किरण चौधरी जी की तो पूरी स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने नारनौल, चरखी दादरी, भिवानी में जीत दिलाने का जिम्मा लिया है। ऐसा ही अगर दूसरे नेता भी अपने क्षेत्रों में जिम्मा ले लेना चाहिए। और इस तरह की स्टेटमेंट आती है। रणदीप सुरजेवाला तो एक सीट को भी डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारा कैथल से प्रत्याशी हो सकता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बाद में ये डिसाइड करते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, तो सर्टेनली वो भागेगा। जब ये पहले विचार कर रहे थे, जब ये इनके अपने नेता कह रहे हैं, विवेक बंसल क्या बोले इनके कि राजनीति में किसी निर्णय के 100% फायदे नहीं होते, अगर निर्णय में 70% फायदे दिख रहे तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए। यानी कि उनको पता था भाग जाने में फायदा, तो उन्होंने उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया। तो ये इनके नेताओं के बयान है, हमारे तो बयान नहीं है। किरण चौधरी खुद कह रही है कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से भागना नहीं चाहिए। ये तो आपने भी सुना होगा। तो अब ये कहें कि ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्टेटमेंट आया कि हम ये चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। भूपेश सिंह हुड्डा ने इसका खंडन किया कि हमने ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं किया। बाद में फिर जो भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा वही बात हुई कि सिंबल पर चुनाव आपने नहीं लड़ा। टीना जी बोलिए। जी, पहले तो ये अकेले चुनाव लड़ रहे थे, फिर इनको पता नहीं कैसे दिमाग में आया या समझ आया इनके अंतरात्मा, क्योंकि आपने मैदान छोड़ दिया ना, गठबंधन से चुनाव आपने मैदान छोड़ दिया। उनको लगा कि फिर हम आपस में क्यों लड़े। जब हमारी गठबंधन में सरकार चल रही है तो बीजेपी जेजेपी के जो कैंडिडेट है वो आमने सामने क्यों लड़े, एक साथ मिलकर लड़े। अगर कांग्रेस पार्टी होती मैदान में तो मजा आता। अपना जवाब नहीं देंगे ऐसा ये कह रही है ना, तो अब इनको कैसे, इनको क्या बाद में समझ में आई या पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट नहीं, वो जब आपने क्लियर कर दिया ना, वो टीना जी जब आपने क्लियर कर दिया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके बाद ये फैसला लिया है, मुझे अच्छे से याद है। सर ये पहले से मतलब ये पहले भी चुनाव नहीं लड़ते थे, तो आपने खुद अपने मुंह से बोला है ना कि पहले भी चुनाव नहीं लड़ते थे सिंबल पर। तो ये बार बार उस बात को क्यों कोट कर रही हैं। और रही बात इनकी, मैं इनसे एक सवाल पूछती हूँ कि जब ये वोट मांगने जाती हैं तो कोई कैसी सड़कों से जाती हैं, जो कांग्रेस ने बनाई थी या जो अब आपके समय में जो सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें, उनकी क्या हालत है वो भी बता दीजिए प्रदेश की जनता को। और दूसरी बात, ये वोट मांगने जाती हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि युवाओं से कि भैया तुम्हें नौकरी वोकरी तो नहीं चाहिए, या फिर तुम्हें सिर्फ भाजपा कार्यालय में हम तुम्हें गाड़ी बनाएंगे तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात इनको मैं क्लियर कर दूं, कोई एग्जाम निकालते नहीं है, कोई भर्ती निकालते उससे पहले उसमें धांधली हो जाती है। तो हरियाणा प्रदेश इस समय फेमस किस मामले में है, नंबर 1 किस मामले में है मैडम, मैं आपको क्लियर कर दूं, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा प्रदेश, बेरोजगारी में है, सुन लीजिए कान खोलकर। और इस पर ध्यान देने के बजाय आप चुनाव पे फोकस कम करिए। ये देखिए कि प्रदेश ने बैठाया है आपको, आप पर विश्वास किया है, हम लोगों पर चलो भरोसा नहीं किया, एनएलओ पे नहीं किया, कांग्रेस पे नहीं किया, आप पर तो किया है। तो आप उन मुद्दों को उठाइए, उन पर भरोसा को कायम रखिए, उन भरोसे को तो नहीं आप सिर्फ। फिर दूसरी बात, अगर आप वोट लेने जा रही हैं, ठीक है, नहीं एक मिनट सुनिए, वोट लेने जा रही हैं वो अलग बात है कि आपको किस तरीके का हाथों पर कर सकती हूँ, आपके लिए भी मना करेंगे, कभी कभी कान खोल के सुनिए। इस समय उल्टा पड़ने वाला है आपके ऊपर। नहीं, उनको लग रहा है ना कि आप उनकी बारे में बोलने जा रही हैं, इसलिए उन्होंने टोका आपको कि नहीं अभी आप रुकिए, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। नहीं, मैं तो हाथ ही ऊपर किया था। हाँ, नहीं वो मैं भी देख रहा था, वो तो मेरा अधिकार है। इस बार अब इनके ऊपर ना उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ये इस बार क्या हुआ कि ये जो अग्निवीर बना, क्योंकि ये पलट रही थी कि नहीं हम लोग, क्योंकि ये लोग सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं, इनको यही नहीं पता कि प्रदेश या देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर इनको ये पता होता तो इनको पता चलता कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बार हमसे गलती हो गई है और हम लोग फौजी नहीं बन पा रहे हैं। बापू एक लेटर है मैडम, मैं आपको भेज दूंगी। आप 3 गुना फौजी बना रहे हैं, 3 गुना फौजी बना रहे हैं। अमित जी, ये कोई तरीका नहीं है, इनको बोलने की तमीज नहीं है, कभी कभी कान खोल के सुन लीजिए। और ये कौन सा मुद्दा कहाँ पर बार बार लेकर जा रही है, इनको जवाब चाहिए तो एक बात का जवाब दूंगी। आप युवाओं की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं, जब मैं किसान वोट मांगने के लिए जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि पहले एक ही युवा होता था राहुल गांधी, आज हम सभी युवा है। जब मैं जाती हूँ चुनाव में वोट मांगने के लिए तो कहते हैं एक ही बेरोजगार है कांग्रेस का राहुल गांधी, आज हम सबको रोजगार मिलेगा, हमें अपनी सरकार पर विश्वास है। जिस PMI के आंकड़ों की आप बात करती है ना, तो उसके हिसाब से हर तीसरा हरियाणी बेरोजगार है। कमाल कर दिया आपने, हर तीसरा हरियाणी बेरोजगार आपको बता रहे हैं। अगर आप उसको मानकर चल रहे हैं तो 1000 रुपए मानिए, आपके द्वारा निकाली गई रिपोर्ट। और मैं जब वोट मांगने जाती हूँ तो उसी नई बनी हुई सड़क पर जाती हूँ जिस पर लोग कहते हैं कि पहले तो यहाँ पर इतने गड्ढे हुआ करते थे, पता ही चलता था सड़क कहाँ पर है और गड्ढे कहाँ पर है।
आज सड़कें बन गई, ड्राइवर बन गए, इतना बढ़िया हाल हो रहा है। और आप यहाँ पर क्या बात कर रही है? आपको निकाय चुनाव पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए बुलाया गया था। कभी जीएसटी में जारी, कभी नोटबंदी, मैडम आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे भी भूल हो गई थी। अरे इतना बता, आपसे भी भूल हो गई थी, आपको समझ में भी आएगा 2024 में। मैडम आपको समझ में आएगा कि आपसे भी भूल हो गई, और छोड़िए आपसे भी भूल हो गई। 2024 में विकास का जो जुमला लेकर आए थे, विकास का जुमला आपका झूठा साबित हुआ। आपका विकास का जुमला झूठा साबित हुआ मैडम। अरे जुमले 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 आप कह के जनता को बता रहे हैं कि आपने क्या किया था। अरे राहुल गांधी करने के चक्कर में हमने जुमला दे दिया। बात नहीं, आपका भी वही हाल होने वाला है। नई आप आई है, नई प्रवक्ता बनी है, लिस्ट में नाम है ना। निकाय चुनाव में भ्रष्टाचार भी होता रहा मैडम। भ्रष्टाचार के लिए आप बोल रही ये बता दीजिएगा, मैं किसी ऑथराइज प्रवक्ता से बात कर रही हूँ, कोई भी कांग्रेस के नेता उठकर आई है उनसे बात कर रही हूँ। और मुझे इतना बता दीजिए, पहवा में आपके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार का नाम क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अरुण गुप्ता जी थे। आजकल हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आपके तो जो प्रत्याशी है वो भाग रहे हैं, चुनावों से भागने की हम बात क्यों ना करें? आपके पास तो नाम भी नहीं होंगे कि आप किस किस का समर्थन कर रही हैं। आप तो इंतजार कर रही हैं जो जीते उनको पकड़ लें। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अब समय मेरे पास बहुत कम रह गया, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मेरे पास वंदना जी आ रहा हूँ, टीना जी आ रहा हूँ। रेणु साहब, अब तो समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, और वो सुनाई होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो धड़कने बढ़ रही है या कैसा लग रहा है? नहीं, अमित जी मैं तो एक तो ये कहना चाहूंगा, देखो टीना जी का तो इलेक्शन ही नहीं है, और टीना जी ज्यादा टाइम ले रही हैं। ये तो इलेक्शन में नहीं है, तो इनको तो इतना टाइम। यही तो मैं कह रहा था सर, मैंने शुरुआत में कहा, बीजेपी वाले भी यही बात बोलते हैं हमें, इनको क्यों बिठा रहे जब ये इलेक्शन में नहीं है तो। टीना जी इसीलिए हौसले में बैठी है ना, क्योंकि न तो इनकी हार है न जीत है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रही है, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा दिखाई दे रहा। लेकिन ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ शर्मा जी, यदि ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं, जो कि हो चुके हैं, निष्पक्ष हुए होंगे, और परिणाम भी निष्पक्षता के साथ ये सरकार देने का काम करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है इन चुनाव में। हाँ, ये एक अलग बात है, यदि धोखाधड़ी होती है और सरकारी तंत्र मंत्र का ज्यादा प्रयोग किया गया होगा, तो अवश्य ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की संभावना। आप ये कह रहे हैं कि रेणु पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है जिस प्रकार। हाँ, इस प्रकार से बिल्कुल कल फिर बदनाम हो गई। 2014 में भी गड़बड़ करके आए थे क्या? कमल विजेता कौन सा सरकारी तंत्र चुनाव है? आपने मान लिया कि आप हारने वाले हैं। आपने जैसे ईवीएम पे आरोप लगाया, आपने मान लिया कि आप हारने वाले हैं। पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस को आपने रूप से हार मान लिया। रेणु जी, इतना बड़ा खेल आपने खेला है, इसी प्रकार से 2016 के चुनाव में आपने खेल दिया था। मतलब जहाँ हारे वहाँ पर खेल है। चलिए समय कमी है। अभय जी आपका भी आखिरी कमेंट। आप इस प्रकार का आपका भी आखिरी कमेंट भाई, जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप वादा कर रहे थे, उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं? अब तो रात ही बाकी है, सुबह 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी सर। हम लोग उसके बाद धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कौन कितने पानी में। हम बिल्कुल खरा उतर पाएंगे, और आप पाएंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर हर एक जिले में, हर एक शहर में पूरी तरह आ गई है, और बदलाव की शुरुआत हो गई है। निश्चित रूप से हमें भारी मात्रा में हमें आम जनता ने समर्थन दिया है, वोट दिया है। आप बदलाव शुरुआत हो। ठीक है, वंदना पोपली जल्दी से 10 सेकंड। जी, मुझे लगता है नैतिक तौर पर INLD ने हार मान लिया। आम आदमी पार्टी कहीं पर है ही नहीं। खेले की बात कर रहे थे तो इलाहाबाद में भी खेल हुआ था, ये भी जरूर बता दीजिएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, और जनता के विकास के कार्य कराएंगे। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। वंदना पोपली जी आपका, टीना करमवीर जी आपका, और विजेंद्र रेणु जी आपका, इसके साथ ही अभय जैन जी, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बात सवाल यही है कि तमाम तरह के दावे किए गए, तमाम तरह के वादे किए गए, दावे तो अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये कल बिल्कुल साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, पल की जो अपडेट होगी, पल की जो ताज़ा जानकारी होगी, वो हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। आप देखते रहिए हर खबर।